नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। खबर बिहार झारखंड की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासत घर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग हुई तेज। बीजेपी विधायक अमर बावरी ने कांग्रेस पर बोला हल्ला, लगाया बड़बोला और मनोरंजन का आरोप। पंचायत चुनाव को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं को दी जा रही ट्रेनिंग। मौके पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह रहे मौजूद। आरसीपी सिंह ने नीतीश सरकार पर मधुबनी के बैनीपट्टी में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या पर सियासत शुरू। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार को जमकर घेरा। और गुमला अस्पताल की लापरवाही आई सामने, समय पर सुविधा नहीं मिलने की वजह से नवजात की मौत। मृतक बच्चे की परिजनों ने की इंसाफ की मांग। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की राजधानी रांची से, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान 100 किलो डोडा बरामद हुआ है। रांची टाटा रोड में हुआ। एसएसपी को मिली जानकारी के बाद ये कार्रवाई की गई है और एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी, उसी के आधार पर यह कार्रवाई हुई है, जहां एक टाटा मैजिक से 100 किलो डोडा बरामद हुआ है। आपको बता दें कि यह नशीला पदार्थ है और वाहन चेकिंग के दौरान इसे बरामद किया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान लगभग 100 किलो डोडा बरामद हुआ है। रांची टाटा रोड में वाहन चेकिंग के दौरान टाटा मैजिक से ये एसएसपी को गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई करते हुए हासिल हुई है ये कामयाबी। 2 की गिरफ्तारी इसमें हो गई है, साथ ही पूछताछ भी चल रही है, लेकिन 100 किलो डोडा बरामद किया गया है। नशीला पदार्थ डोडा, जाहिर तौर पर इसकी कीमत लाखों करोड़ों में होगी, लेकिन इसे कहां ले जाया जा रहा था, आखिर इसे किसे सप्लाई करनी थी, यह एक बड़ा सवाल है। 2 की गिरफ्तारी इसमें हो गई है, पूछताछ भी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि 100 किलो डोडा बरामद होना कहीं ना कहीं यह भी दिखाता है कि किस तरीके से नशे के अवैध कारोबारियों का धंधा लगातार जारी है और उसी को लेकर पुलिस की सख्ती भी जारी है। कार्रवाई करते हुए 2 की गिरफ्तारी भी हो गई है और अब पुलिस इनसे पूछताछ में भी जुट गई है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर हैं। चंदन, 100 किलो डोडा बरामद किया गया, एक बड़ी सफलता भी इसे माना जा सकता है। ऐसे में ये पता चल पाए कि क्या कहां इसे ले जाया जा रहा था और आखिर कौन इसे सप्लाई कर पा रहा था? देखिए, एक जो रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को गुप्त सूचना के आधार पे यह पता लगा कि कुछ जो डोडा है जिसे अफीम बनाने के जिसको काम में आता है और उसकी तस्करी की जा रही है। तो अपने क्षेत्र में यानी नामकुम में कहें कि एक एंटी क्राइम चेकिंग के तहत उन्होंने कड़ी चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान जो है जो उस रास्ते से कह सकते हैं कि अभी पूछताछ जो चल रही है, तो कहीं न कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो गुंडू से तकरीबन गुंडू या तमार से वो आ रहे थे और नामकुम थाना क्षेत्र में आते ही वो चेकिंग के हाथे चढ़ गए, पुलिस के हाथे चढ़ गए और उनके पास जो है तकरीबन 100 किलो डोडे बरामद हुए हैं। इसकी अगर कीमत की बात की जाए तो लाखों में इसकी कीमत है 100 किलो डोडे के, लेकिन ये अभी एक तरह से देखा जाए तो कच्चा माल है। इसे कई तकनीक से प्यूरिफाई करके इसे फिर अफीम के रूप में तैयार किया जाता है, जिसका जो है इंटरनेशनल मार्केट में काफी डिमांडेड है। इसे उधर सप्लाई किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट वगैरह में। तो एक तरह से कहें कि बड़ी तस्करी जो है पुलिस के द्वारा जो है नाकामयाब की गई है। और आपको एक
और ताजा खबर बता दें कि पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि जो रांची का ही पिठोरिया थाना क्षेत्र है, उधर भी अफीम की खेती होती है। तो कहीं न कहीं आज पुलिस के द्वारा जो है उस अफीम की खेती को भी नष्ट किया जा चुका है। जी चंदन, लेकिन 100 किलो डोडा बरामद होना यानी कि भारी संख्या में ये खेप बरामद हुई है, लेकिन ये सिर्फ 2 लोगों की तरफ से तो नहीं हो सकता है, इसके पीछे एक बड़ा गिरोह काम कर रहा होगा जाहिर तौर पर। तो क्या पुलिस अब उस गिरोह का भंडाफोड़ करने में भी जुट गई है? क्या और जानकारी मिल पाई है? देखिए, गिरोह की अगर बात करें तो इसमें बड़े पैमाने पर गिरोह काम करते हैं। कुछ इंटरनेशनल लेवल के गिरोह होते हैं और कुछ बात करें तो नक्सली, जो यहाँ पे झारखंड के जो नक्सली हैं वो होते हैं। यानी कहें कि नक्सलियों को जो पैसा का जरूरत पड़ता है तो भोले भाले ग्रामीणों को कुछ पैसा का लोभ देकर उनके जमीन पर जो है अफीम की खेती करते हैं और उस अफीम की खेती को बाहर के मार्केट में सप्लाई करते हैं और उससे इनको अच्छा खासा मुनाफा मिलता है, जिससे ये नक्सली गतिविधियों को बढ़ाने में इनको मदद मिलता है और उसका इस्तेमाल करते हैं हथियार खरीदने में, कई तरह के जो है आपराधिक घटनाओं में उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। और वहीं अगर बात करें कि इंटरनेशनल गिरोह का, तो कई तरह के जो है बाहरी पैसा जो आता है, इंटरनेशनल जो करेंसी है वो इंडिया भेजी जाती है और इस पैसे के तहत जो है कई गिरोह इसमें शामिल हैं और उन गिरोहों को शामिल कर भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसलाकर अफीम की खेती कराई जाती है और इस अफीम की खेती की बड़ी तस्करी जो है वो विदेशों में होती है और एक तरह से कहें कि ये चरस के रूप में भी सप्लाई किया जाता है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। राजधानी रांची में एक जो बड़ी सफलता हासिल हुई है, 100 किलो डोडा बरामद किया गया है और 2 की गिरफ्तारी भी इसमें हुई है। वहीं मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एक दूसरे पर तल्ख टिप्पणी करने लगे हैं। जामताड़ा पहुंचे पूर्व मंत्री और चंदन क्यारी से वर्तमान बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को बड़बोला और मनोरंजन करने वाला विधायक करार दिया है, जो राजनीतिक मनोरंजन करते हैं। वहीं मधुपुर उपचुनाव पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। बीजेपी विधायक अमर बाउरी के बयान पर कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्रतिक्रिया देते हुए अमर बाउरी की तुलना साउथ फिल्मों के गुंडों से कर दी है। जामताड़ा विधायक ने कहा है कि अमर बाउरी का बयान निंदनीय है। देखिए, अमर बावरी का जो बयान आया है मैं उसकी निंदा करता हूं। अब मैं कहना चाहता हूं कि अमर बावरी जो है ना, ये साउथ इंडियन गुंडा है ये, और इसे चेहरा भी लगता है गुंडा की तरह। और ये बात उन्होंने सच कहा कि मैं एंटरटेनर हूं, मैं जनता का हीरो हूं। मैं तो अभी से मैं एंटरटेन तो करूंगा। इनको इसलिए बुरा लग रहा है कि ये लोगों ने अपना जात को बेच दिया, दलित के नाम पर ये विधायक बना, एक भी काम दलितों का नहीं किया। इसने अपने आप को भाजपा में बेचा। कितना में बेचा आप उन्हीं से पूछिए। जामताड़ा में आकर अगर राजनीति करेंगे तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। बात जो है उसका कोई तथ्य होता है ना आधार होता है। जैसे हम लोग एक कैरेक्टर देखते हैं, कार्टून कैरेक्टर जिसको देखने से हंसी आती है और उनका काम ही होता है लोगों को एंटरटेन करना। इरफान साहब का भी काम एंटरटेन करना, वो राजनीति के एंटरटेनर है। तो एंटरटेन करते हैं, उनके किसी भी बात का, किसी भी वक्तव्य का या किसी आरोप का जवाब देना वो कहीं से भी उचित हमको नहीं लगता है। आप उनकी बातों को उन तक ही रहने दीजिए। जहां तक रणधीर सिंह जी की बात है, रणधीर सिंह जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और पूरे दिलो जान से लगे हुए हैं और इनको मालूम है कि रणधीर सिंह ही वहां का स्टार प्रचारक भी है और वहां पे जो भी आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। वहीं जेडीयू अपने संगठन की मजबूती और पंचायत चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को जिताने के लिए 2 दिनों की ट्रेनिंग पाठशाला लगाकर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है। इसकी शुरुआत जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने की है। वहीं उन्होंने कहा है कि शिविर में सभी प्रखंड के अध्यक्ष को पार्टी की नीति को और साथ ही सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने की टिप्स दी जाएगी। साथ ही उन्होंने विरोधी दल के नेताओं द्वारा नीतीश सरकार पर हमला बोलने को लेकर भी जमकर भड़ास निकाली है।
आरसीपी सिंह ने तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर कहा है कि इन लोगों को विकास से कोई वास्ता नहीं है। इनके शासनकाल को बिहार की जनता ने नहीं भूला है। आपको याद होगा कि इन लोगों ने 26-27 को भी अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम किया था और शेष जो हमारे प्रखंड हम बचे थे 534 में वो सब साथ किए जाए हैं और उनको पार्टी की विचारधारा से, कार्यक्रम से, रणनीति से इन सब चीजों के बारे में उनको बताया जाएगा और उनको मुख्य रूप से इस बात के लिए प्रेरित किया जाएगा कि प्रखंड अध्यक्ष प्रखंड स्तर पर एक सफल नेतृत्व दें और पार्टी को वहां पर मिलती है। मधुबनी के बैनीपट्टी में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या और नरसंहार मामले में बिहार में सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर बढ़ते अपराध पर अंकुश नहीं लगाने और अपराधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। देखिए, बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है और हद तो तब हो गई जब आज एक ही परिवार के लोगों को 4-4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया घर में घुस करके। हम लोग लगातार हमारे नेता सड़क से लेकर सदन तक आपराधिक घटनाओं को लेकर के सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सुशासन बाबू चुप है। अपराधियों का तांडव हो रहा है, अपराधियों के कोहराम से बिहार की जनता करा रही है। ये जंगल राज नहीं, ये महाजंगल राज है। और जो लोग हम लोगों के सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते थे, आज वो बताएं, जवाब दें कि ये क्या हो रहा है बिहार में। रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। आगे बढ़ते हैं, बात मधुबनी की करते हैं, जहां के बैनीपट्टी में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में बिहार में सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन से इस मामले में दोषियों को पकड़ने की मांग कर इसकी जांच की मांग की है। राणा रणधीर सिंह ने मांग करते हुए कहा है कि यह नरसंहार जैसी घटना काफी दुखदायी है, लेकिन पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है जिसको लेकर कड़ी मशक्कत करने की जरूरत है। देखिए, प्रदेश में पुलिस के लिए नरसंहार जैसी घटना एक बड़ी चुनौती और ये बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना है। एक ही परिवार के 6 लोगों को इस तरह से गोलियों से भून देना, मैं समझता हूं कि बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए। और एफआईआर दर्ज हुआ है। पुलिस को बहुत तत्परता के साथ जो भी इसमें दोषी हों उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अभी आपको लगता है कि पुलिसिया कार्रवाई उस तरह की नहीं हो पा रही है जिस तरह की होनी चाहिए थी? अन्य कामों में जितना एक्टिव दिखती है उतना एक्टिव इस कांड में नहीं दिख रही है। देखिए, नरसंहार की घटना है और हम लोगों ने भी इसको संज्ञान में लिया है। जो भी दोषी होंगे उसको पुलिस पकड़ेगी और पकड़ा ही जाएगा दोषी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड के सबैत पंचायत का चयन किया गया है। बता दें कि ये अवार्ड 14 अप्रैल को नई दिल्ली में दिया जाएगा। ये भी बता दें कि ये पुरस्कार पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए गए अच्छे कामों की मान्यता के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पंचायतों को दिया जाता है। इसी के तहत सिलाव के सबैत पंचायत, जहां की स्वच्छता मिशन को बेहतर रूप से लागू करवाने के लिए पंचायत के सभी वार्डों के हर एक घरों के बीच डस्टबिन का वितरण किया गया है। लगभग 15 वार्ड हैं यहां पे और सभी लोगों में कचरा प्रबंधन के लिए जागरूकता लाकर गांव की गलियों में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान पंचायत के मुखिया के द्वारा दिया गया है। कई वार्डों में आपसी सहयोग से पार्क भी बनाया गया है। पंचायत के सभी विद्यालय सहित दुकानदारों को सूखा और गीला कचरा प्रबंधन के लिए डस्टबिन का वितरण किया गया है और इसी का परिणाम स्वरूप इस पंचायत को यह मुकाम हासिल हुआ है।
पेपर के माध्यम से इस बात की जानकारी मुझे मिली है कि सदर पंचायत को सरकार के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की बात शायद आई है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि इसके लिए हमारी पंचायत की जनता ही मुबारकबाद का रहे थे। उनका सहयोग था, उनका मेहनत था जनताओं का, जिसके कारण आज ये पंचायत इस मुकाम तक पहुंचा। और अगर जनता का सहयोग रहा भविष्य में भी तो कुछ और भी नई चीजें आएंगी पंचायत में। इसलिए कि मेरे पंचायत की जनता बहुत एक्टिव है, समझदार है। हमने तो कोई पंचायत का न दौरा किया है न हमने कोई समीक्षा की है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, निश्चित रूप से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना चाहिए, स्वच्छता को जीवन में अपनाना चाहिए। अगर सुखी रहना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से स्वच्छता को अपनाने की जरूरत है। और अगर उन पंचायतों को सचमुच वहां स्वच्छ वातावरण है, गंदगी से दूर है वो पंचायत, तो निश्चित रूप से वहां के जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाना चाहिए, लेकिन इसकी समीक्षा भी ठीक से किया जाना चाहिए। खबर लातेहार से है अब, जहां सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में हिंदू नव वर्ष समिति की बैठक की गई, जो कि ध्रुव कुमार की अध्यक्षता में की गई है, जिसमें भारत माता की पूजा के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बैठक में हिंदू नव वर्ष समिति का भी विस्तार किया गया, जिसमें 71 कार्यकारिणी सदस्यों की घोषणा की गई। बैठक में बीजेपी नेता सह लातेहार पूर्व विधायक प्रकाश राम, मनिका पूर्व विधायक हरिकृष्ण सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। लेने की आवश्यकता है, और जब हम लोग आगे आ करके जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे तो ये जो भय बना हुआ है, हमको लगता है कि यह भय जो है समाप्त हो जाना चाहिए। इस भयभीत नहीं है। और एक आग्रह सभी जो यहाँ उपस्थित हमारे जो नौजवान मित्र हैं उनसे एक आग्रह करेंगे जरूर कि इस उपलक्ष्य में हम लोग फेसबुक में या व्हाट्सएप में उस तरह का कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे जो दूसरे जनमानस में जो है बाकी लोगों में जो है इसका गलत संदेश है। इसका हमको लगता है कि इससे हम लोग परहेज करेंगे, और जब इसका हम लोग परहेज करेंगे तो हमको लगता है कि बहुत ही जो है भव्य रूप से और काफी जो है अच्छे तरीके से इसको हम लोग मना पाएंगे। सिल्ली थाना क्षेत्र में बालू माफिया सक्रिय हैं। बालू की तस्करी में कई गुटों के माफिया अपना अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। बालू को लेकर बूढ़ा आम में 2 गुटों में तनाव, झड़प और मारपीट तक की नौबत आ गई है। मामला सिल्ली थाना क्षेत्र का है, जब बालू पर बहस के बाद 2 गुटों के बालू माफिया बहस और झड़प के बाद सिल्ली थाने पहुंच गए, और देखते ही देखते दोनों बालू माफिया गुटों के लोग थाना परिसर में इकट्ठा हो गए और जमकर झड़प होने लगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पच्चीस 30 करके दोनों पक्ष से आए थे और आवेदन थाना प्रभारी को दे ही रहे थे। उसी समय उनके बीच तू-तू-मैं-मैं होने लगा और मारपीट होने लगा। उसको देखते हुए हमारे जवान वहां बीच बचाव करने बीच में आए तो उसको भी एक गुट वाला मारपीट कर दिए। फिर उसको देखते हुए एक अफसर है हम लोग का, सब इंस्पेक्टर, हो गई जाके बीच बचाव करने लगे, उसको भी मारपीट करने लगे। तो सर ये 2 हाजत में बंद है, ये लोग कौन है? उसी मारपीट ग्रुप से है, उसको हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। उसका डिटेल अभी हम लोग ले रहे हैं किस पक्ष के हैं। उधर हेमजापुर ओपी पुलिस ने 2 पिस्टल 2 मैगजीन के साथ एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हथियार तस्कर पटना का रहने वाला है। बता दें कि हेमजापुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मुंगेर से हथियार खरीदकर एक व्यक्ति टेम्पो में बैठकर पटना जा रहा है। हेमजापुर ओपी प्रभारी सुनील कुमार साहनी ने मिली सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हेमजापुर ओपी प्रभारी सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया। वाहन चेकिंग के दौरान जब एक टेम्पो की तलाशी हेमजापुर ओपी प्रभारी सुनील साहनी ने लेनी शुरू की तो टेम्पो में पीछे बैठे एक युवक संदिग्ध हरकत करते नजर आया।
युवक की जब तलाशी लेनी शुरू की गई तो तलाशी के दौरान युवक की कमर से 2 पिस्टल, मैगजीन सहित 2 अतिरिक्त मैगजीन, 1 मोबाइल और नकद राशि बरामद की गई। हेमजापुर पुलिस ने जब युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू की तो युवक ने बताया कि उसका नाम मोहम्मद राजा है और वह अवैध हथियार मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के फौजदारी बाजार में राहुल कुमार से अक्सर हथियार खरीद कर ले जाता है और जाकर पटना में बेचता है। गुप्त सूचना के आधार पर हेमजापुर की चेक पोस्ट के सामने NH80 पर वाहन चेकिंग के क्रम में 1/4/2021 को समय 13:30 पर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया था, जिसके पास से 2 देशी पिस्टल मैगजीन सहित एवं अतिरिक्त 2 मैगजीन तथा एक सैमसंग का मोबाइल और कुल 2610 रुपये नकद बरामद किया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेजा जा रहा है। यह मोहम्मद राजा नाम का लड़का, पिता छोटू बावर्ची, साकिन, मोगलपुरा, पटना सिटी, थाना खाजी कला, पटना का रहने वाला है, जो मुंगेर से 20-20 हजार रुपया में पिस्टल खरीदकर मुंगेर से पटना ले जा रहा था। बेगूसराय में पुलिस को मिली बड़ी सफलता है। आपको बता दें कि 25 मार्च की रात हुई डकैती मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए डकैती में शामिल मुख्य आरोपी मोहम्मद अरबाज समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसपी अवकाश कुमार ने बताया है कि इस डकैती के अलावा इस गिरोह के द्वारा बेगूसराय जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों में 7 लूट और चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। एफसीआई ओपी के मनीष सिंह के घर 25 मार्च की रात 8 की संख्या में पहुंचने बदमाशों ने परिवार वालों के साथ मारपीट कर बंधक बना लिया था और करीब 2 घंटे तक डकैती की घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान बदमाशों ने 4.25 लाख रुपए नगद, 240 ग्राम सोने की जेवरात की लूट की थी। एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि लूट में शामिल अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गिरोह के सरगना मोहम्मद अरबाज, जो बेहट गांव का रहने वाला है, पहले उसकी गिरफ्तारी की गई और उसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इसके पास से लूटी गई रकम से 15,000 रुपए नगद, 52 ग्राम सोने के जेवरात, 4 देसी पिस्टल और कारतूस समेत कई चीजें बरामद की हैं। बेहट में एक इब्राहिम टोला में मनीष सिंह के घर में एक गई डकैती हुई थी, जिसमें कुछ नगद रुपए और जेवरात अपराधियों के द्वारा लूट लिया गया था। उस घटना के उद्भेदन के लिए, सामग्री की रिकवरी के लिए और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था। इस टीम ने टेक्निकल इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हुए और मैनुअली कुछ इनपुट्स प्राप्त हुए, जिसके आधार पर इस कांड का उद्भेदन बहुत कम समय में कर लिया और इस घटना में शामिल कुल 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। खलारी थाना क्षेत्र के मोहन नगर के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से सीसीएल कर्मी प्रेमलाल सूर्यवंशी की मौत हो गई है। घटना शनिवार की सुबह लगभग 10 बजे की है। बता दें कि प्रेमलाल नहाने के लिए नदी जा रहा था। इसी बीच रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी की चपेट में आने से प्रेमलाल की मौत हो गई है। यह हादसा राय खलारी स्टेशन के बीच मेन लाइन में हुआ है। सीसीएल केडीएच परियोजना में शाबिल ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। घटना की सूचना मिलने पर खलारी डीएसपी रजत मणिक बाखला, पुलिस इंस्पेक्टर अहमद अली और महाप्रबंधक संजय कुमार समेत कई जनप्रतिनिधि और श्रमिक प्रतिनिधि पहुंचे। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रांची भेज दिया है। मोहन नगर के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, तो क्योंकि ये क्या है क्या इनका, वहाँ से आए, उसके बाद ये जा रहे थे सफी नदी। प्रायः यहाँ मोहन नगर के लोग जाते ही हैं, गांव देहात होने की वजह से, तो उसी में मालगाड़ी के चपेट में आने से इनकी जो है दुर्घटना में मौत हो गई। क्या डिमांड है? डिमांड यही है कि जो भी सीसीएल के प्रावधान के अनुसार जो मृत्यु के बाद जो उनका परिवार को लाभ होना चाहिए वो हो, और साथ साथ प्रबंधन से हाथ जोड़ के हम विनती करेंगे कि कम से कम हर वर्ष पानी का मुद्दा उठता है। एक वर्कर जो आपके यहाँ काम करता है, कम से कम उसको पीने के, नहाने का पानी तो दे दीजिए सर। गुमला में इन दिनों आत्महत्या की खबरें लगातार आ रही हैं। मामला 16 साल के नाबालिग से जुड़ा है, जिसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक मृतका अपने ममेरा भाई के साथ गुमला आई थी। गुमला से लौटने के दौरान वो बाहर गई, लेकिन फिर दोबारा वापस नहीं लौटी। लड़की की मौत डूबने से हुई है, तो इसी पर बच्चा को हम लोग जांच के लिए रख दिए हैं। आगे जो भी है पुलिस को जांच करने, घटना से जांच का विषय होगा।
ये तो जांच से पता चलेगा किसका है क्या है। आत्महत्या है। शरीर पर कोई निशान वगैरह सर चोट का? और इस बीच एक बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां पति ने अपनी पत्नी की ही हत्या कर दी है। दिन दहाड़े बीच सड़क पर मौत के घाट अपनी पत्नी को इस बेरहम पति ने उतार दिया है। दिन दहाड़े ये हत्या की गई है। हत्या करने के बाद पति खुद थाना पहुंचा और अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस आरोपी पति ने दिन दहाड़े अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, वो भी बीच सड़क पर, और इसके बाद खुद थाने भी पहुंच गया। पुलिस के सामने खुद सरेंडर कर दिया। घटना विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बम्बैया गांव की है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा पहले तो, और उसके बाद वो पुलिस के पास भी पहुंचा, खुद थाने गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया? ये हत्या आखिर क्यों की गई है? पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा है, और वो भी दिन दहाड़े बीच सड़क पर। इसके बाद वो खुद थाना पहुंचा और मामले की जांच में अब पुलिस भी जुट गई है। घटना विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बम्बैया गांव की बताई जा रही है, जहां पत्नी को एक पति ने मौत के घाट